नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप लोग। आप लोग को आरआरटीसी के ऑनलाइन पाठशाला में हार्दिक स्वागत है। और आज हम बात करेंगे भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था के ऊपर। जैसा कि आप लोग थंबनेल देख चुके होंगे कि आज जो है हम बात करेंगे CAG के ऊपर। CAG यानी कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, अर्थात नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में देखेंगे। हम पिछले वीडियो में बात कर रहे हैं लगातार कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के ऊपर, यानी कि संवैधानिक निकाय के ऊपर। तो संवैधानिक निकाय के तहत, संवैधानिक निकाय के अंतर्गत ही एक और निकाय है जिसका नाम है CAG। CAG यानी कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो आज हम लोग देखेंगे CAG के बारे में। CAG एक प्रकार का संवैधानिक निकाय है। क्या है? संवैधानिक निकाय है। इसका फुल फॉर्म हुआ कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है। इसका हिंदी होता है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। क्या होता है? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, महालेखा परीक्षक। तो आज हम चर्चा कर रहे हैं नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के ऊपर, यानी कि CAG के ऊपर। CAG क्या है? जैसे देखिए, मान लिया कि आपके घर में जो कई तरह से जो इनकम होता है, इनकम के कई सोर्स हैं, और आपके घर में कोई ना कोई ऐसे व्यक्ति होंगे जो गार्जियन होंगे, और वो पैसों को खर्च करने के लिए, अलग अलग मद पे खर्च करने के लिए हर एक व्यक्ति को देते होंगे। जैसे आपकी ट्यूशन फी हो गया, राशन का सामान हो गया, शादी विवाह में खर्च करना हो गया। तो उन खर्चों पर जो निगरानी रखता है, निगरानी रखने वाला व्यक्ति CAG होगा, यानी कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होगा। तो चूंकि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि CAG, यानी कि CAG चूंकि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, संवैधानिक निकाय है, अतः इसका संबंध संविधान से होना चाहिए और संविधान के किसी अनुच्छेद के तहत इसे शक्तियां प्राप्त होनी चाहिए। तो देखिए, CAG कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल को जो शक्ति प्राप्त है और जो इसके बारे में चर्चा किया गया है संविधान में, वो संविधान के भाग 5 में है। संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद जो है 148 से लगाकर 151 तक जो है चर्चा किया है CAG के बारे में। CAG को कैग भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कैग। क्या बोलते हैं? कैग। CAG को क्या बोलते हैं? कैग बोलते हैं। और CAG के लिए जो अनुच्छेद दिया है, वो अनुच्छेद कहां है? 148 से 151 के बीच, 148 से 151 तक, भाग 5 में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक में नियंत्रक का अर्थ क्या होता है? नियंत्रक का अर्थ क्या होता है? ध्यान दीजिएगा। और अगर अपने पास कॉपी पेन लेकर नहीं बैठे हैं तो वीडियो को यहीं पर पॉज कीजिए और सबसे पहले अपने पास कॉपी और पेन लेकर बैठिए और हर एक पॉइंट को नोट कीजिए ताकि आपके पास खुद का नोट्स बन जाए। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें नियंत्रक का अर्थ क्या होता है? नियंत्रक यानी कि कंट्रोलर, नियंत्रक यानी कि कंट्रोलर का अर्थ क्या होता है? तो इसमें देखिएगा, नियंत्रक का अर्थ होता है सरकार के खर्चों पर निगरानी करना, सरकार के खर्चों पर निगरानी करना। कंट्रोलर का अर्थ क्या हुआ? सरकार के खर्चों पर निगरानी करना, सरकार के खर्चों पर निगरानी करना। कंट्रोलर का अर्थ क्या हुआ? नियंत्रक का, सरकार के खर्चों पर निगरानी करना। क्लियर? सरकार के खर्चों पर निगरानी करना। और महालेखा परीक्षक, महालेखा परीक्षक यानी कि ऑडिटर जनरल,
का अर्थ होता है संसद द्वारा आवंटित धन की देख रेख करना। संसद जो है, जो धन किस मद पर खर्च करने के लिए दिया है, किस मद पर खर्च हो रहा है, इसका अर्थ होता है किसका? महालेखा परीक्षक का। इसका अर्थ यह भी देखना है कि सरकारी धन का उपयोग उचित तरीके से किया जा रहा है या नहीं, और साथ ही वित्तीय मितव्ययिता पर ध्यान देना है। वित्तीय मितव्ययिता पर ध्यान देना है, यानी कि कम खर्ची, यानी कि फिजूल खर्ची तो नहीं हो रहा है, कम खर्च होना चाहिए, यानी खर्च पर मितव्ययिता है कि नहीं, इस पर भी सुझाव देना काम किसका है? महालेखा परीक्षक का। तो ये अर्थ है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का। देखे, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, ठीक है। आगे देखिएगा, इसमें सीएजी में कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया के बारे में देखना है। तो देखिएगा कि महालेखाकार का, इसका थोड़ा हिस्ट्री देख लेते हैं पहले। सीएजी का हिस्ट्री कब बना, शुरुआत कब हुआ? तो सीएजी का अगर हिस्ट्री की बात करें तो 1857 में, ध्यान दीजिएगा, 1857 में, जिस समय भारत में सिपाही विद्रोह हुआ था, उस समय भारत के गवर्नर जनरल हुआ करते थे लॉर्ड कैनिंग। 1857 में लॉर्ड कैनिंग ही थे गवर्नर जनरल। और अगर बात करें तो लॉर्ड कैनिंग भारत के अंतिम गवर्नर जनरल तथा प्रथम वायसराय हुए। अंतिम गवर्नर जनरल तथा प्रथम वायसराय हुए। और लॉर्ड कैनिंग के टाइम में ही 1858 में जो है पहला बार महालेखाकार का कार्यालय स्थापित हुआ। महालेखाकार का कार्यालय स्थापित कब हुआ पहला बार भारत में? 1858 में। 1858 में जब अंग्रेजों ने ईस्ट इंडिया कंपनी से भारत में प्रशासनिक नियंत्रण अपने हाथों में ले लिया था। ध्यान दीजिएगा, सिपाही विद्रोह के बाद क्या हुआ था? 1857 के विद्रोह के बाद क्या हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी से भारत के प्रशासनिक नियंत्रण जो है महारानी विक्टोरिया अपने हाथों में ले ली थी। महारानी विक्टोरिया अपने हाथों में ले ली थी। उसी के बाद से गवर्नर जनरल के पद को वायसराय का पद माना गया। वायसराय नाम पड़ा, जो कि लॉर्ड कैनिंग का टाइम था। और उसी समय 1858 में महालेखाकार कार्यालय स्थापित किया गया था। महालेखाकार कार्यालय स्थापित किया गया था। फिर देखिएगा 1866 की बात है। 1866 में इस पद का नाम जो है नियंत्रक महालेखा परीक्षक कर दिया गया। क्या कर दिया गया? नियंत्रक महालेखा परीक्षक कर दिया गया। और 1884 में इसे भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कर दिया गया। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कर दिया गया। फिर देखिएगा 1919 और 1935 के भारत शासन अधिनियम, 1919 और 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत इसे और शक्तियां प्रदान की गई, इसे और महत्व प्रदान किया गया। तो ये हम देख रहे थे सीएजी का क्या हिस्ट्री। तो सीएजी की अगर बात करें कैग का, तो कैग भारत में एक सदस्यीय संस्था है। क्या है? एक सदस्यीय संस्था है। कैग भारत में एक सदस्यीय संस्था है। कैग भारत में एक सदस्यीय संस्था है, यानी कि पूरे भारत में सीएजी एक ही व्यक्ति होगा। राज्य पे भी और केंद्र स्तर पे भी एक ही व्यक्ति सीएजी होगा। और भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यालय जो है 10 बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली में स्थित है। 10 बहादुर शाह जफर मार्ग नई दिल्ली में स्थित है। सीएजी का कार्यालय, सीएजी का कार्यालय नई दिल्ली में स्थित है, बहादुर शाह जफर मार्ग में स्थित है। और बात की कि सीएजी जो है एक सदस्यीय संस्था है। अब देखिएगा वर्तमान में इस संस्था के जो प्रमुख हैं,
CAG के जो प्रमुख है, यानी कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के जो वर्तमान में प्रमुख है, यानी कि वर्तमान में जो CAG हैं वो है गिरीश चंद्र मुर्मू। क्या नाम उनका है? गिरीश चंद्र मुर्मू। गिरीश चंद्र मुर्मू। गिरीश चंद्र मुर्मू वर्तमान में CAG कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू। और ये 14वें नंबर के CAG हैं। कितने नंबर के? 14वें नंबर के CAG हैं। और ये जो है 8 अगस्त 2020 को राजीव महर्षि के स्थान पर बने। 8 अगस्त 2020 को राजीव महर्षि के स्थान पर जो है ये CAG का पद ग्रहण किए हैं। और अगर बात करें कि भारत के प्रथम CAG कौन है, तो भारत के प्रथम CAG नरहरि राव है। कौन? नरहरि राव। भारत के प्रथम CAG कौन है? नरहरि राव। और वर्तमान में CAG कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू। वे 14वें नंबर के CAG हैं, जो कि राजीव महर्षि के स्थान पर 8 अगस्त 2020 को शपथ लिए हैं। ठीक है, अब देखते हैं CAG के बारे में कि CAG जिसका संबंध संविधान के भाग 5 और अनुच्छेद 148 से लगाकर 151 तक है, उसके बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे CAG की योग्यता के बारे में। CAG की योग्यता, क्या योग्यता होना चाहिए? CAG का योग्यता क्या होना चाहिए? तो ध्यान दीजिएगा कि भारतीय संविधान में CAG का योग्यता का उल्लेख नहीं है, अर्थात संविधान मौन है। CAG की योग्यता का उल्लेख भारतीय संविधान में नहीं है, अर्थात CAG की योग्यता को लेकर संविधान क्या है? मौन है। लेकिन फिर भी संसद जो है CAG की योग्यता का निर्धारण करता है। कौन करता है? संसद CAG की योग्यता का निर्धारण करता है। और IAS अधिकारी जो हैं CAG बनने की योग्यता रखते हैं, यानी कि IAS रैंक के अधिकारी को CAG का पद मिलता है, जो कि इसका निर्धारण संसद द्वारा किया गया है। इस पे संविधान मौन है, यानी कि CAG की योग्यता को लेकर संविधान मौन है, यानी कि इसका उल्लेख संविधान में नहीं है। यह संसद द्वारा तय किया गया है कि CAG जो है वो IAS रैंक के अधिकारी बनेंगे। ठीक है, योग्यता के बाद हम बात करते हैं CAG की नियुक्ति की बात करते हैं। देखिएगा, CAG का जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति करते हैं। CAG का नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति मंत्री परिषद के सलाह पर, सिफारिश पर करते हैं। नियुक्ति जो करते हैं राष्ट्रपति, वो करते हैं मंत्री परिषद के सिफारिश पर। राष्ट्रपति CAG की नियुक्ति मंत्री परिषद के सिफारिश पर करते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, यहां पर कितना रोचक बात है कि जो CAG सरकार के खर्चों का निगरानी रखता है, उसका लेखा जोखा रखता है, उस CAG की नियुक्ति सरकार के इशारे पर ही हो रहा है, क्योंकि मंत्री परिषद के सलाह पर, सिफारिश पर राष्ट्रपति कर रहे हैं। ये जो है हमारे संविधान में कुछ जो गड़बड़ी है, उसमें से एक गड़बड़ी ये भी है CAG की नियुक्ति को लेकर। CAG की नियुक्ति राष्ट्रपति मंत्री परिषद के सिफारिश पर करते हैं। हमारे ख्याल से CAG की नियुक्ति के लिए भी कॉलेजियम की व्यवस्था होनी चाहिए थी। कॉलेजियम का मतलब होता है सिलेक्शन कमिटी, जो आप लोकपाल में पढ़े होंगे। जब हम लोकपाल पढ़ाए हैं तो लोकपाल में देखे थे कि लोकपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, लेकिन राष्ट्रपति मंत्री परिषद के सिफारिश पर नहीं, बल्कि कॉलेजियम के सिफारिश पर करते हैं। तो हमारे ख्याल से CAG की नियुक्ति के लिए भी कॉलेजियम जैसी व्यवस्था होनी चाहिए थी। ये हम भी कह रहे हैं, और ये बात जो है भाजपा के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी ने भी यह सुझाव दिया था। लाल कृष्ण आडवाणी का सुझाव किसी ने भी नहीं माना। एक बात ध्यान दीजिए
कि आजकल आडवाणी और आकाशवाणी को लोग बहुत कम सुनते हैं, ना आडवाणी की बात सुन रहे हैं और ना आकाशवाणी की बात सुन रहे हैं। तो कॉलेजियम व्यवस्था नहीं हुआ। अभी तक CAG की नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति करते हैं, मंत्री परिषद के सिफारिश पर करते हैं। लेकिन ध्यान देना है कि राष्ट्रपति नियुक्ति जो करते हैं CAG का, तो राष्ट्रपति कई और तरह के लोग की नियुक्ति करते हैं। राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं। तो यहां पर ध्यान देना कि CAG के नियुक्ति के संदर्भ में राष्ट्रपति वारंट जारी करते हैं। क्या जारी करते हैं? वारंट जारी करते हैं। राष्ट्रपति जो है CAG के नियुक्ति के संदर्भ में वारंट यानी कि अधिपत्र जारी करते हैं। क्या जारी करते हैं? अधिपत्र। अधिपत्र जारी करते हैं। CAG के नियुक्ति के संदर्भ में राष्ट्रपति अधिपत्र यानी कि वारंट जारी करते हैं। अब ध्यान देना है कि राष्ट्रपति किस के नियुक्ति में वारंट जारी करते हैं और किसके नियुक्ति में वारंट जारी नहीं करते हैं। तो देखिएगा, एक हो गया CAG। CAG के नियुक्ति में राष्ट्रपति वारंट जारी करते हैं। दूसरा हो गया सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का न्यायाधीश। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का न्यायाधीश की नियुक्ति में। और तीसरा हो गया राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति में। विभिन्न राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति में कैग जो है CAG जो है वो राष्ट्रपति जो है वो वारंट जारी करते हैं। राष्ट्रपति वारंट जारी करते हैं किसके नियुक्ति में? CAG के नियुक्ति में, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीश के नियुक्ति में और विभिन्न राज्यों के राज्यपाल के नियुक्ति में राष्ट्रपति जो है वारंट जारी करते हैं। राष्ट्रपति किसके नियुक्ति में वारंट जारी करते हैं? CAG के नियुक्ति में। दूसरा हो गया सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीश के नियुक्ति में। और तीसरा हो गया राज्यों के राज्यपाल के नियुक्ति में राष्ट्रपति जो है वो वारंट जारी करते हैं। और जो पद है जैसे मुख्य चुनाव आयुक्त हो गया, महान्यायवादी हो गया, इसके नियुक्ति में जो है राष्ट्रपति वारंट जारी नहीं करते हैं। तो यहां पर आप देखें नियुक्ति के बारे में। अब नियुक्ति के साथ देखते हैं शपथ। तो CAG को शपथ कौन दिलाता है? CAG को शपथ कौन दिलाता है? शपथ यानी कि ओथ। शपथ कौन दिलाता है CAG को? तो CAG को भारतीय संविधान के अनुसूची शेड्यूल 3 अनुसूची 3 के तहत भारतीय संविधान के अनुसूची 3 के तहत राष्ट्रपति जो है वो CAG को शपथ दिलाते हैं। भारतीय संविधान के अनुसूची 3 के तहत राष्ट्रपति CAG को शपथ दिलाते हैं। और CAG जो है संविधान के प्रति निष्ठा का शपथ लेता है। संविधान के प्रति निष्ठा का शपथ लेता है। तो शपथ दिला दिए कौन? राष्ट्रपति। नियुक्त कौन किए? राष्ट्रपति। अब शपथ और नियुक्ति के बाद देखते हैं कार्यकाल। CAG का कार्यकाल कितना होता है? कार्यकाल कितना होता है? टेन्योर। तो कार्यकाल की बात करें तो CAG का कार्यकाल 6 वर्ष। कार्यकाल कितना है? 6 वर्ष या अधिकतम 65 वर्ष या अधिकतम 65 वर्ष जो पहले हुआ हो। इसमें लिखा है जो पहले हुआ हो। 6 वर्ष या अधिकतम 65 वर्ष जो पहले हुआ हो। इसका मतलब हुआ कि अगर कोई व्यक्ति मान लिया जाए कि 62 वर्ष की उम्र में CAG पद का शपथ लेता है, तो वह व्यक्ति 3 वर्ष की उम्र पार करने के बाद जैसे ही 65 वर्ष उसका उम्र होगा तो वह CAG के पद से सेवानिवृत्त हो जाएगा। यानी कि वह व्यक्ति 3 वर्ष तक ही CAG के पद पे रहेगा, क्योंकि अधिकतम आयु कितना दिया है? 65 वर्ष। साफ लिखा है इसमें कि जो पहले हो, या तो 6 वर्ष कार्यकाल पूरा कर ले या तो उसका आयु जो है 65 वर्ष पूरा हो जाए। अगर कोई व्यक्ति 56 वर्ष का है और वह CAG पद का शपथ लेता है, CAG उसको नियुक्त किया जाता है राष्ट्रपति द्वारा, तो वह व्यक्ति +6 करके यानी कि 62 वर्ष की उम्र में ही क्या हो जाएगा? वो
सेवानिवृत्त हो जाएगा, यानी कि यहां पर 6 वर्ष का कार्यकाल पूरा करेगा। तो कार्यकाल में देखे इसका कार्यकाल 6 वर्ष या अधिकतम 65 वर्ष है, जो पहले पूरा हो, इसमें जो पहले पूरा हो। इसमें देखिएगा कार्यकाल के संदर्भ में देखिएगा कि राष्ट्रपति जो है, राष्ट्रपति पहले जो है अगर चाहता है सीएजी, देखिए थोड़ा, अगर सीएजी चाहता है कि समय से पहले हट जाए तो वह अपना त्याग पत्र जो है राष्ट्रपति को देकर पद छोड़ सकता है। कार्यकाल पूरा होने के पहले भी सीएजी अपना त्याग पत्र जो है राष्ट्रपति को देकर अपना पद छोड़ सकता है। राष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र देकर पद छोड़ सकता है। अब इसको हटाएं कैसे, इसको कैसे हटाते हैं, हटाना कैसे हटाएंगे सीएजी को, सीएजी को पद से कैसे हटाएंगे? तो संविधान में साफ लिखा है, साफ शब्दों में लिखा है कि सीएजी को उसी विधि से हटाया जाएगा, सीएजी को उसी विधि से हटाया जाएगा जिस विधि से सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाया जाता है। सीएजी को उसी विधि से हटाया जाएगा जिस विधि से सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाया जाता है। अब आपके मन में ख्याल आएगा कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को कैसे हटाया जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाने के लिए संविधान में एक अनुच्छेद है, अनुच्छेद 124(4), अनुच्छेद 124 का 4 है, जो बतलाता है कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को कैसे हटाया जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, शॉर्ट में थोड़ा समझ लीजिए इसको कि 124(4) जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाने की बात करता है, उसमें क्या कहा गया है? इसमें कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाने के लिए दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत जो है से पास कराया जाता है कदाचार और अयोग्यता का प्रस्ताव। कदाचार और अयोग्यता के आधार पर उनको हटाया जाता है। संविधान में ऐसा कहा गया है अनुच्छेद 124 के 4 में, और संसद के दोनों सदनों में इसको पास करवाना होगा। लेकिन ध्यान देना है कि अगर यह बात लोकसभा में उठता है, लोकसभा में, तो कम से कम 100 सदस्य चाहिए लोकसभा का, और अगर यह बात राज्यसभा में आता है, राज्यसभा में, तो कम से कम 50 सदस्य का साइन चाहिए। लोकसभा में 100 का और राज्यसभा में 50 का साइन चाहिए। इस बात को रखने के लिए कदाचार और अयोग्यता के आधार पर सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाया जाता है, और इसी आधार पर आप सीएजी को भी हटा सकते हैं, यानी कि सीएजी को उसी विधि द्वारा हटाया जाता है जिस विधि द्वारा सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाया जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाने का जो विधि है, जो प्रक्रिया है, वो संविधान के अनुच्छेद 124 के 4 में दे रखा है, और उसमें कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाने के लिए लोकसभा और राज्यसभा से विशेष बहुमत से इसका प्रस्ताव पास करवाना होगा। कदाचार और अयोग्यता के आधार पर लोकसभा में कम से कम 100 सदस्य चाहिए और राज्यसभा में कम से कम 50 सदस्य चाहिए। अब बात करते हैं सीएजी के वेतन का। सीएजी के वेतन के ऊपर बात करते हैं, कितना इसका वेतन है। तो सीएजी का अगर वेतन देखें तो सीएजी का वेतन जो है वो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के वेतन के बराबर है। सीएजी का वेतन जो है वो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के वेतन के बराबर है, और यह वेतन जो है भारत के संचित निधि से मिलता है। यह वेतन जो है भारत के संचित निधि यानी कि कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से मिलता है, और यह वेतन संचित निधि पर भारित है। यह वेतन कैसा वेतन है? भारित वेतन है। किस पे? भारत के संचित निधि पे, भारत के केंद्रीय संचित निधि पे यह वेतन भारित है।
तो अब ध्यान देना है कि भारित वेतन क्या है। इसमें भारित शब्द जो आया वो क्या है, भारित वेतन। कई जगहों पर पढ़ने को मिलेगा भारित। तो भारित वेतन क्या है समझिए। यहां पर पहले ध्यान दीजिएगा कि वेतन कहां से मिलता है, सीएजी को सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के बराबर वेतन मिलता है, और यह वेतन भारत के संचित निधि यानी कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से मिलता है, और यह वेतन उस पे भारित है। तो क्या है भारित वेतन? भारित वेतन वैसा वेतन होता है, भारित वेतन वैसा वेतन होता है जिस पर संसद बहस और विचार विमर्श तो करता है, जिस पर संसद बहस और विचार विमर्श तो करता है परंतु मतदान नहीं करता है। संसद में उस वेतन पर बहस होता है, उस वेतन पर विचार विमर्श होता है, परंतु उस वेतन पर मतदान नहीं होता है। इसी को कहते हैं हम लोग भारित वेतन। क्या कहते हैं? भारित वेतन, जो कि भारत के केंद्रीय संचित निधि पे दायित्व है, उस पर भारित होता है, और यह वेतन सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के वेतन के बराबर होता है। और ध्यान दीजिएगा कि कार्यकाल के दौरान, सीएजी के कार्यकाल के दौरान उसके वेतन में कोई अलाभकारी परिवर्तन, कोई अलाभकारी परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। अलाभकारी परिवर्तन का मतलब है कि मान लीजिए कि सीएजी का नियुक्ति समय हुआ, उस समय उनका वेतन 2 लाख रुपया था। कितना था? 2 लाख। तो कार्यकाल के दौरान उनके वेतन को 1.25 लाख नहीं कर सकते हैं, 2.25 लाख कर सकते हैं। अलाभकारी परिवर्तन नहीं करना है, यानी कि सीएजी के कार्यकाल के दौरान उनके वेतन में कोई भी अलाभकारी परिवर्तन नहीं करना है। और ध्यान देना है, अवकाश प्राप्ति के बाद, सेवानिवृत्ति के बाद सीएजी भारत सरकार अथवा राज्य सरकार के किसी भी लाभ के पद पर काम नहीं करेंगे। भारत सरकार अथवा राज्य सरकार के किसी भी लाभ के पद पर काम नहीं करेंगे। सीएजी सेवानिवृत्ति के बाद किसी भी लाभ के पद पर उनको काम नहीं करना होगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा, एक व्यक्ति हैं टी.एन. चतुर्वेदी। कौन है? टी.एन. चतुर्वेदी। टी.एन. चतुर्वेदी, टी.एन. चतुर्वेदी, त्रिलोकीनाथ चतुर्वेदी, त्रिलोकीनाथ चतुर्वेदी। एक त्रिलोकीनाथ चतुर्वेदी जो है सीएजी पद से सेवानिवृत्ति के बाद राज्यपाल भी रहे हैं। सेवानिवृत्ति के बाद राज्यपाल का पद संभाले हैं। आपको बताना है कमेंट्स में कि एक किस राज्य के राज्यपाल बने थे। सीएजी त्रिलोकीनाथ चतुर्वेदी सीएजी से सेवानिवृत्ति के बाद राज्यपाल का पद ग्रहण किए हैं। तो किस राज्य का राज्यपाल बने थे? त्रिलोकीनाथ चतुर्वेदी। अब ध्यान देना है कि जब अभी हम बात किए कि सीएजी सेवानिवृत्ति के बाद लाभ के पद पर काम नहीं करेगा, किसी भी राज्य सरकार के अंतर्गत या भारत सरकार के अंतर्गत कोई लाभ के पद पर काम नहीं करेगा, तो फिर त्रिलोकीनाथ चतुर्वेदी राज्यपाल कैसे बन गए? त्रिलोकीनाथ चतुर्वेदी राज्यपाल कैसे बन गए? तो ध्यान दीजिएगा, हमारे संविधान में लिखा है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के मंत्री का पद लाभ का पद नहीं है। अगर आप ग्रुप डी का नौकरी ज्वाइन करते हैं तो लाभ का पद है। अगर आप कहीं स्कूल चलाते हैं छोटा मोटा तो लाभ का पद है। परंतु हमारे भारतीय संविधान के अनुसार राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल और केंद्र सरकार और राज्य सरकार के मंत्री लाभ का पद नहीं है, यानी कि राज्यपाल लाभ का पद नहीं है। इसी कारण टी.एन. चतुर्वेदी यानी कि त्रिलोकीनाथ चतुर्वेदी जो है राज्यपाल का पद ग्रहण किए थे। लेकिन किस राज्य का पद ग्रहण किए थे ये बताना है आपको कमेंट में जाकर। ठीक है, अब देखिए आगे इनका। अब बात करते हैं सीएजी का कार्य और शक्ति के बारे में। सीएजी के कार्य और शक्ति के बारे में। कार्य और शक्ति क्या है? सीएजी का कार्य और शक्ति, जिसका वर्णन कार्य और शक्ति का अनुच्छेद 149,
150 और 151 में दे रखा है। ये 3 प्रकार का इसको कार्य है, 3 प्रकार का कार्यकर्ता शक्ति प्राप्त है सीएजी को। एक अनुच्छेद 149 में, एक 150 और एक 151 में दे रखा है। 148 अभी हम लोग पढ़ चुके। अब देखिए सीएजी के कार्य और शक्ति के बारे में चर्चा कर रहे हैं। सीएजी का कार्य और शक्तियां। तो सीएजी राज्य व केंद्र सरकार के सभी खर्चों की वित्तीय जांच करता है। सभी खर्चों की वित्तीय जांच करता है। खर्च कहां किया गया, किस उद्देश्य से किया गया और किस प्राधिकारी द्वारा किया गया और किन योजनाओं में किया गया, इन सभी प्रश्नों की जांच हमारा सीएजी करता है। यानी कि भारत सरकार या राज्य सरकार द्वारा कोई भी किसी प्रकार का खर्च किया गया, इन सभी खर्चों का जांच कौन करता है? सीएजी करता है। यानी कि भारत सरकार और केंद्र सरकार के सभी प्रकार के खर्चों का वित्तीय जांच करता है सीएजी। उसके बाद देखिएगा कि सीएजी समस्त सरकारी खरीद और बिक्री की जांच करता है। जितना भी प्रकार का खरीद बिक्री हो रहा है सरकार के तहत, वो सब खरीद बिक्री का जांच कौन करता है? सीएजी करता है। राफेल आया मेरे के यहां, तो इस जो खरीद हुआ इसका जांच भी कौन रखता है? सीएजी रखता है। इसमें कितनी मितव्ययिता, पहले बात कर चुके हैं कि इसमें फिजूल खर्ची तो नहीं किया गया है। तो देखे होंगे राफेल के बारे में बहुत बड़ा विवाद हुआ था, राहुल गांधी के द्वारा किया गया कि इतना सरकार खर्चा किया और उसका टेंडर अडानी को फला को क्यों मिला। तो इसमें जो है मितव्ययिता यानी कि फिजूल खर्ची तो नहीं किया गया है। तो इस बात की निर्णय और जांच पड़ताल करना भी सीएजी का काम है। सीएजी सरकार के समस्त प्राप्तियों की जांच करता है। सीएजी सरकार के समस्त प्राप्तियों का मतलब हुआ कि यह देखना भी काम है सीएजी का कि करों और राजस्व की प्राप्ति में, टैक्स की प्राप्ति में या राजस्व की प्राप्ति में सरकार जो है किसी नियम या कानून का अनदेखी तो नहीं कर रहा है। सरकार किसी भी प्रकार के नियम या कानून का अनदेखी तो नहीं कर रहा है। राजस्व या कर को वसूल करने में इस बात का निगरानी भी रखना किसका काम है? सीएजी का काम है। और देखिएगा सीएजी जो है भारत के संचित निधि, भारत के आकस्मिक निधि और लोक निधि के सभी खर्चों का लेखा परीक्षण भी करता है। किसका करता है? भारत के संचित निधि, भारत के आकस्मिक निधि और लोक निधि के सभी खर्चों का लेखा परीक्षा यानी कि ऑडिटिंग कौन करता है? सीएजी ही करता है। और साथ में देखिएगा कि सीएजी सभी विभागों, निगमों के खर्चों और खरीद एवं बिक्री की कार्य कुशलता की भी जांच करता है और यह भी देखता है कि क्या इससे और कुछ बेहतर किया जा सकता था या नहीं। क्या बोले? क्या इससे और बेहतर किया जा सकता था या नहीं, यह भी जांच करना किसका काम है? सीएजी का ही काम है। तो देखिएगा 149 के तहत अगर बात करें, जो लोग पढ़ रहे थे, तो यहां पर 2 तरह का काम हुआ। एक काम हुआ अकाउंटिंग का, एक का हुआ अकाउंटिंग और एक हुआ ऑडिटिंग। एक हुआ अकाउंटिंग, एक हुआ ऑडिटिंग। अकाउंटिंग का मतलब हुआ लेखांकन। क्या हुआ? लेखांकन। अकाउंटिंग का मतलब हुआ लेखांकन और ऑडिटिंग का मतलब हुआ लेखा परीक्षण। क्या हुआ? लेखा परीक्षण। ध्यान दीजिएगा, अकाउंटिंग और ऑडिटिंग 2 तरह का काम है। अकाउंटिंग और ऑडिटिंग 2 अलग अलग काम है। देखिएगा इसमें अकाउंटिंग क्या है? अकाउंटिंग जो पैसा दिया गया है और जो पैसा आपके द्वारा खर्च किया गया है उसका हिसाब किताब रखना क्या कहलाएगा? अकाउंटिंग। जैसे मान लिया कि आपके पेरेंट्स आपको दिए खर्च करने के लिए 500 रुपया,
तो आप 500 रुपया खर्च किए, कहां कहां खर्च किए, कितना का सब्जी लाए, कितना का फल लाए, इसका हिसाब किताब रखना क्या कहलाता है? अकाउंटिंग कहलाता है। तो सरकार के पैसों के खर्च का हिसाब किताब रखना क्या कहलाता है? अकाउंटिंग। और ऑडिटिंग क्या है कि जो पैसा आपको दिया गया, जिस मद पर खर्च करने के लिए दिया गया, उसी मद पर खर्च किए या नहीं किए, खर्च करते समय मितव्ययता का सिद्धांत का पालन किए या नहीं किए, आप फिजूल खर्च तो नहीं किए। जैसे मान लिया जाए कि जैसे आपको 500 रुपया दिया गया था कि मार्केट जाइए और जाकर के इसमें से 200 रुपया किराना सामान, 100 रुपया का सब्जी, 100 रुपया का फल और 100 रुपया का अपने लिए किताब कॉपी कलम खरीद कर लेके आइएगा। और इसका हिसाब आके पूरा पूरा दिए, एक कहलाया अकाउंटिंग। और ऑडिटिंग हुआ कि अगर आप 200 रुपया ही खर्च किए हैं, जहां खर्च करने को कहा गया था 100 रुपया खर्च करने को कहा गया था अपने कॉपी किताब पे, तो 100 से अधिक तो खर्च नहीं किए, फिजूल खर्च तो नहीं किए, खर्च करते समय मितव्ययिता के सिद्धांत का पालन किए या नहीं किए, एक काम कौन करता है? ऑडिटिंग कहलाता है। क्या कहलाता है? ऑडिटिंग। अब देखिए, कोई व्यक्ति स्वयं खर्च का हिसाब रखे और कैसे खर्च किया है, करते समय मितव्ययिता के सिद्धांत का पालन किया है या नहीं, अगर दोनों बात का निर्णय वह स्वयं करे तो यह संभव नहीं है। जैसे अगर मान लिया जाए कि आपको निर्णय करना हो, जैसे मान लिया कि हम पढ़ा रहे हैं, तो अभी हम पढ़ा रहे हैं सीएजी, और सीएजी के बारे में बात कर रहे हैं, तो सारा बात सीएजी के बारे में पढ़ा रहे हैं, तो ये हो गया अकाउंटिंग। हम सीएजी के बारे में सब कुछ लिख रहे हैं, आपको सीएजी के बारे में पूरा पूरा हिसाब किताब बतला रहे हैं। लेकिन फिर अगर कहा जाए कि सीएजी के बारे में जो हम हिसाब किताब बतला रहे हैं वो सही बतला रहे हैं कि नहीं, यह बताना भी हम ही को हो, तो हम तो कहेंगे हम ठीक बतला रहे हैं। इसका मतलब है कि एक ही व्यक्ति अगर अकाउंटिंग करे और वही व्यक्ति ऑडिटिंग करे तो यह सही नहीं होगा। अब ध्यान दीजिएगा, सीएजी का पद 1950 में आया था। 1950 से लेके 1976 तक एक ही व्यक्ति अकाउंटिंग और ऑडिटिंग का काम कर रहा था। एक ही व्यक्ति अकाउंटिंग और ऑडिटिंग का काम कर रहा था। 76 में कहा गया कि नहीं, अकाउंटिंग और ऑडिटिंग के लिए अलग अलग व्यक्ति को नियुक्त किया जाए। अकाउंटिंग कोई अलग करेगा, ऑडिटिंग कोई अलग करेगा। तो इस बात पे सभी राज्य के सरकार जो है नाराज हो गए, और वे लोग ने साफ मना कर दिया कि हम लोग के पास इतना फंड नहीं है कि हम अलग से व्यक्ति नियुक्त करें। इसलिए तब से 1950 से लेकर अभी तक राज्य सरकार के लिए सीएजी ही अकाउंटिंग और ऑडिटिंग दोनों का काम कर रहा है, जबकि केंद्र सरकार के लिए ऑडिटिंग का काम तो कर रहा है सीएजी, लेकिन अकाउंटिंग का काम कोई और करता है। इसके लिए एक अलग से पद बनाया गया, सीजीए। देखेंगे बाद में क्या बनाया गया, सीजीए। यानी कि 149 के तहत अगर बात करें तो 149 के तहत सीएजी सभी राज्यों के अकाउंटिंग और ऑडिटिंग का काम करता है, जबकि सीएजी 1950 से लेकर 76 तक केंद्र के लिए भी अकाउंटिंग और ऑडिटिंग का काम करता था, परंतु 76 के बाद सिर्फ ऑडिटिंग का काम देखता है कौन, सीएजी। अकाउंटिंग का काम कौन देखता है, सीजीए। क्लियर बात यहां तक। उसके बाद देखिएगा, आगे देखिएगा, यहां हुआ अकाउंटिंग और ऑडिटिंग की बात। उसके बाद देखिए कि अब जो है सीएजी की जो बात देखें कि सीएजी जो कि अकाउंटिंग और ऑडिटिंग दोनों का काम किसके लिए करता है, राज्य के लिए। राज्य के लिए अकाउंटिंग और ऑडिटिंग दोनों का काम करता है, जबकि केंद्र के लिए अकाउंटिंग का काम कोई और करेगा, सिर्फ ऑडिटिंग का काम करता है सीएजी। अब जो इसका और जो कार्य है वो अनुच्छेद 150 और 151 में दे रखा है। 150 क्या कहता है, अनुच्छेद 150 कहता है कि सीएजी के सुझाव पर, अनुच्छेद 150 कहता है, अनुच्छेद 150 कि सीएजी के सुझाव पर राष्ट्रपति लेखा प्रारूप तैयार करते हैं, अर्थात लेखा
प्रारूप के संबंध में राष्ट्रपति को सलाह देता है। कौन? सीएजी। लेखा प्रारूप के संबंध में सरकार का जो खर्च है वो खर्च किस प्रकार कहां का हुआ, ये लेखा प्रारूप तैयार कौन करते हैं? सीएजी। और इसका सलाह देता है राष्ट्रपति को, अनुच्छेद 150 के तहत। फिर है अनुच्छेद 151। अनुच्छेद 151 में क्या है कि इसके तहत सीएजी क्या करते हैं, अपना जो रिपोर्ट तैयार करते हैं उस रिपोर्ट को राष्ट्रपति को देते हैं और राष्ट्रपति यह रिपोर्ट कहां रखते हैं? संसद में रखते हैं। अनुच्छेद 151 के तहत राष्ट्रपति अपने प्रारूप लेखा प्रारूप का सीएजी अपने लेखा प्रारूप के रिपोर्ट को तैयार करते हैं और इस रिपोर्ट को राष्ट्रपति को देते हैं और यह रिपोर्ट राष्ट्रपति जो है संसद में रखता है। यानी कि सीएजी का रिपोर्ट, सीएजी का रिपोर्ट राष्ट्रपति कहां रखते हैं? संसद में रखते हैं। तो संसद में देखिएगा, जब हम लोग बात करेंगे भारतीय संसद का, तो संसद में कई प्रकार का समितियां हैं, कई प्रकार का समिति है। एक समिति है वित्तीय समिति, एक समिति है वित्तीय समिति, इसका नाम है पीएसी। क्या है? पीएसी। पीएसी मतलब पब्लिक अकाउंट कमिटी, पब्लिक अकाउंट कमिटी, पब्लिक अकाउंट कमिटी, पब्लिक अकाउंट कमिटी यानी कि लोक लेखा समिति। तो यहां पर आता है, किसके पास आया? लोक लेखा समिति के पास आया, लोक लेखा समिति। ये जो सीएजी अपना रिपोर्ट पेश किए, राष्ट्रपति को दिए रिपोर्ट, राष्ट्रपति उस रिपोर्ट को कहां रखे? संसद में। और संसद में कौन बैठा है? पीएसी, पब्लिक अकाउंट कमिटी, लोक लेखा समिति। अब देखिएगा कि लोक लेखा समिति एक प्रकार का वित्तीय समिति है। ये पीएसी जो है एक प्रकार का वित्तीय समिति है, पब्लिक अकाउंट कमिटी एक प्रकार का वित्तीय समिति है, लोक लेखा समिति। इसमें 22 सदस्य होते हैं। कितने सदस्य होते हैं? 22 सदस्य होते हैं। इसमें से 22 में से 15 सदस्य लोकसभा से, 15 होता है लोकसभा से और 7 सदस्य होता है राज्यसभा से। 7 कहां से? राज्यसभा से। लोक लेखा समिति में कुल सदस्य कितना होते हैं? 22। 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से। लोक लेखा समिति पब्लिक अकाउंट कमिटी क्या है? एक प्रकार का वित्तीय संस्था है जो जांच कर रहा है सीएजी द्वारा बनाए गए रिपोर्ट को, उस रिपोर्ट को, जिस रिपोर्ट को सीएजी ने राष्ट्रपति को सौंपा था और राष्ट्रपति उस रिपोर्ट को संसद में पेश किए थे। अब संसद में जब पेश किया गया तो किसके पास आया? पीएसी के पास। पीएसी यानी कि लोक लेखा समिति के पास। अब जब भी लगे पीएसी को, लोक लेखा समिति को, कि कुछ गड़बड़ी है या कुछ दिक्कत हो रहा है, तो लोक लेखा समिति जो है सीएजी को अपने पास बुला सकता है। जब भी लगे लोक लेखा समिति को कि इस रिपोर्ट में कुछ गड़बड़ी है या समझ में नहीं आ रहा है, तो लोक लेखा समिति पीएसी, पब्लिक अकाउंट कमिटी जो है सीएजी को अपने पास बुला सकता है। इसीलिए पीएसी को सीएजी का मित्र, दार्शनिक और मार्गदर्शक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मित्र, दार्शनिक और मार्गदर्शक भी कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहां पर जो बात किए थे 1976 के बाद जो हम लोग बात किए कि सीएजी जो है वो केंद्र सरकार का सिर्फ ऑडिटिंग का काम करता है, अकाउंटिंग का काम करता है। कौन? सीजीए। कौन करता है? सीजीए। तो सीजीए का मतलब है कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट। कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट क्या मतलब है? कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट। कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट जो कि 76 के बाद से भारत सरकार का अकाउंटिंग का काम देखता है। अब अगर पूछे कि सीएजी और सीजीए में क्या फर्क है, तो सीएजी और सीजीए में क्या फर्क है? देखिएगा, सीएजी राज्य सरकार के अकाउंटिंग और ऑडिटिंग दोनों का काम देखता है,
जबकि सीएजी केंद्र सरकार का सिर्फ ऑडिटिंग का काम देखता है। और सीजीए कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट, कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट, क्या कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट, सीजीए कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट जो है, ये जो है सिर्फ केंद्र सरकार के अकाउंटिंग का काम देखता है। क्लियर हुआ? अब तो फिर से एक बात कर लेते हैं लास्ट में कि भारत के प्रथम सीएजी कौन थे? नरहरि राव। कौन थे? नरहरि राव। भारत के प्रथम सीएजी नरहरि राव। और वर्तमान में कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू। कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू। गिरीश चंद्र मुर्मू। गिरीश चंद्र मुर्मू जो है 8 अगस्त 2020 को शपथ लिए हैं राजीव महर्षि के स्थान पर, यानी कि गिरीश चंद्र मुर्मू से पहले कौन थे? राजीव महर्षि थे। तो यहां पर देखिए, अगर सीएजी और एक गिरीश चंद्र मुर्मू जो है 14वें नंबर के सीएजी हैं। कैसे नंबर के हैं? 14वें नंबर के सीएजी हैं गिरीश चंद्र मुर्मू। ठीक है, तो अगर बात करें तो इन 14 सीएजी में आप 4 सीएजी का नाम सुने हमसे। पहला नरहरि राव, वर्तमान गिरीश चंद्र मुर्मू, और फिर एक जो इनसे पहले थे राजीव महर्षि। एक और सीएजी का नाम हमने आपसे लिया है बीच में। आप कमेंट्स बॉक्स में बताइए कि किस सीएजी का नाम हमने बीच में लिया था, जिनके बारे में चर्चा किए थे। तो आज हम देखें संवैधानिक निकाय के अंतर्गत एक टॉपिक सीएजी कंट्रोलर ऑडिटिंग जनरल के बारे में। इसके पहले जो है हम बता चुके हैं महान्यायवादी। इसके बाद हम देखेंगे चुनाव आयोग को। चुनाव आयोग भी एक प्रकार का संवैधानिक निकाय है जिसका संबंध अनुच्छेद 324 से है, और 324 से लेकर 329 तक इसके बारे में उल्लेख किया गया है। तो आज सीएजी, आज के बाद अगली वीडियो में बात करेंगे निर्वाचन आयोग के बारे में। तब तक के लिए इतना ही। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग वीडियो देख रहे होंगे, और वीडियो देखने के बाद कमेंट्स कीजिए। जहां पर कुछ भी कमी हो हमारी वीडियो में, लाइट का प्रॉब्लम तो है, इसका सुधार करने की कोशिश किया जा रहा है। लाइट फ्लक्चुएट करता है, इस कारण कभी कभी आप लोग को बोर्ड पर साफ साफ दिखाई नहीं पड़ता होगा। इसमें सुधार करने की पूरी कोशिश किया जा रहा है मेरी तरफ से। देखिए, लेकिन तो भी जो भी हमारे द्वारा जो भी फैक्ट्स दिए जा रहे हैं उसे आप पढ़ रहे होंगे, उसे आप नोट कर रहे होंगे, यही मेरी इच्छा है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।